गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार अलाइट ज्ञान पर स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस अग्निवीर जीडी के लिए, जो कि आगे रिसेंट अभी एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। और ये टॉप 50 क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर और न्यू जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का ये सीरीज़ है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है श्वसन, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस का दहन, ऑप्शन सी है कोयले का जलना और ऑप्शन डी है जल का विद्युत अपघटन। इसका जो राइट आंसर है वो है जल का विद्युत अपघटन एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है। एक्सोथर्मिक प्रक्रिया मीन्स ये है कि ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें से कुछ एग्जॉस्ट नहीं हो रहा। जल का जो विद्युत अपघटन होता है उससे कुछ एग्जॉस्ट नहीं होता। बाकी आप श्वसन करेंगे तो आप श्वसन लेंगे, फिर CO2 ऑक्सीजन लोगे, CO2 छोड़ोगे, तो इसमें भी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन होता है, उसमें भी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। कोयले के जलना भी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, लेकिन जल का विद्युत अपघटन एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि जल का विद्युत अपघटन ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए यह एक ऊष्मा शोषी है, यानी एंडोथर्मिक है। पूछा जाए कि जो जल का विद्युत अपघटन है वो कौन सी क्रिया है, तो एंडोथर्मिक है, जिसे हिंदी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दूं कि श्वसन, प्राकृतिक गैस दहन और कोयला ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी ऊष्मा शोषी, ऑप्शन डी है संयोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऊष्मा शोषी। जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है, जो पौधे अपना खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, यह प्रक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के जो प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, दैट्स द रीजन के इसे अवशोषी या ऊष्मा शोषी प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचते, स्मृति और तर्क के लिए जिम्मेदार होता है? यानी उसे सोचने के लिए जो होता है रेस्पॉन्सिबल, कौन रेस्पॉन्स करता है, ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन है सेरिबम, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेंडुला और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। इसका जो राइट आंसर है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का वो पार्ट है जो आपको सोचने के लिए, आपकी मेमोरी के लिए और आपको कुछ पूछने के लिए, रीजनेबल क्वेश्चंस करने के लिए, इस सब के लिए आकर्षित करता है, वो है सेरिब्रम। तो याद रखिएगा, सेरिब्रम एक प्रमस्तिष्क का भाग है जो हमारी सोच, समझने, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आपको बता दूं कि सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। पूछा जाए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जो विकसित डेवलप पार्ट होता है वो क्या है, तो वो सेरिब्रम है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक संतुलन और मुद्रा जो पोस्चर बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? आपके ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी है मेंडुला। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शारीरिक संतुलन, जो हम एक्टिविटीज़ कोई भी कर रहे हैं, लाइक योगा वगैरह कुछ भी करते हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी जो होती हैं वो अनुमस्तिष्क इसके लिए रेस्पॉन्स करता है। और कोई भी पोस्चर हम ले रहे हैं वो सब के लिए रेस्पॉन्सिबल अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखने और ऐच्छिक पेशियों की गतियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। मुझे आंखें कब चलानी है, ज़्यादा चलानी है, कम चलानी है, हाथ को कहाँ साइड ले जाना है, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो अनुमस्तिष्क के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस लेना और हृदय का धड़कना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं जो अनवॉलेंट्री एक्शंस हैं का नियंत्रण कौन करता है? आपके ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है मेंडुला। इसका जो राइट आंसर है वो है मेंडुला। मेंडुला जितनी अनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिन्हें हम नहीं करते लेकिन वो रेगुलर हो रहे हैं,
उन सब पर जो नियंत्रण रखता है वो मेंडुला रखता है। याद रखिएगा, मेंडुला उन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे उल्टी करना, निगलना, हृदय का धड़कना आदि ऐसी क्रिया हैं जिन पर मेंडुला का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया, PYQ क्वेश्चन है आपका। मानव शरीर का जो तापमान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ऑप्शन बी मेंडुला के द्वारा, ऑप्शन सी सेरिबम के द्वारा और ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा मानव शरीर का जो टेम्परेचर है उसे नियंत्रित किया जाता है। याद रखिएगा ये सब फैक्ट। मेंडुला अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जितना अनवॉलेंट्रीज जो होती हैं, उल्टी करना, सांस का लेना, धड़कन का चलना, ये सब मेंडुला के अंतर्गत आता है। सेरिबम आपको क्या है, मेमोरी से रिलेटेड आपके कार्य करता है। अनुमस्तिष्क में आपको डिस्कस करा ही चुका हूँ, तो ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जबकि बता दूं कि यह ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस, ये अंतःस्रावी तंत्र को भी नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। हाइपोथैलेमस शरीर को तापमान नियंत्रित करने के साथ साथ भूख और प्यास जैसी अनुभूतियों को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल स्रोत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन हैं, सौर ऊर्जा है, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा है, ऑप्शन सी कोयला है, ऑप्शन सी जल ऊर्जा है। आपसे पूछ रहा है नॉन रिन्यूएबल, जिसे एक बार यूज करके दोबारा नहीं बनाया जा सकता। आपके इसका जो राइट आंसर है वो है कोयला। कोयला वंस अ वन इट्स नेवर बी यूज अगेन, ये है, यानी एक अनवीकरणीय है। और इसमें बता दूं कि क्योंकि ये एक बार जलकर समाप्त हो जाता है, इसे प्राकृतिक तरीके से दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं, तो ये है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये तीनों ही जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, ये असीमित रिन्यूएबल स्रोत हैं, कभी भी इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या डाकघर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल्स का जो ट्रैफिक पुलिस है या डाकघर किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम को, ऑप्शन जी गोल्जी उपकरण को, ऑप्शन सी लाइसोसोम को और ऑप्शन डी है केंद्रक को। इसका जो राइट आंसर है वो है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण पदार्थों की संकुलन और परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस कहते हैं। आपको बता दूं कि यह कोशिका के अंदर प्रोटीन और अन्य अणुओं को सही स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है। पूछा जाए कि प्रोटीन को कहां पहुंचाना है, अन्य अणुओं को किस तरह से रेस्पॉन्स करना है, इस सब का कार्य भी गोल्जी उपकरण ही करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसे कहा जाता है और इसे पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, डाकघर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्र का, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है कोशिका की। याद रखिएगा, गोल्जी उपकरण हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। आपको बता दूं कि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचन एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अगर पूछा जाए कि शक्तिशाली पाचन एंजाइम्स किस में मौजूद होते हैं, तो लाइसोसोम में होते हैं। लाइसोसोम पचाने में कार्य करता है, मृत कोशिकाओं को पचाने में करता है, इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है क्रिश्चियन जी डूबे, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है जॉर्ज पैलेड और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिश्चियन जी डूबे। क्रिश्चियन डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज, इन्हें कोशिका विज्ञान में इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, क्रिश्चियन डी डूबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण, द ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम को, ऑप्शन बी केंद्रक को, ऑप्शन सी लाइसोसोम को और ऑप्शन डी है गोल्जी उपकरण को। इसका जो राइट आंसर है वो है केंद्रक। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि एक न्यूक्लियस जो है केंद्रक है
कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो भी गतिविधि कोशिका करेगी वो सबको नियंत्रित कौन करेगा? केंद्रक नियंत्रित करता है। इसलिए कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखिएगा। केंद्र का आपको बताऊं, केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, किसने इसका खोज किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है क्रिश्चियन जी डूबे, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी जॉर्ज पैलेट और ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडले। इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। आपको पता, राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म कण होते हैं, जबकि क्रिश्चियन जी डूबे ने, अभी मैंने आपको बताया, और रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम को, ऑप्शन सी लाइसोसोम को, ऑप्शन जी गोल्गी उपकरण को, ऑप्शन जी प्लाज्मा झिल्ली को। इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। आपको बता दूं कि राइबोसोम मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। किस में मदद करता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, और इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह एंड्रोप्लास्टिज्म रेटिकुलम जो ईआर होता है कि सतह या केंद्र का द्रव्य के स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो पूछे स्वतंत्र रूप से कौन सा पाया जाता है? तो एंडोप्लास्टिज्म रेटिकुलम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस जो कॉनकेव लेंस है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? आपके ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा, और ऑप्शन डी है आभासी और सीधा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि जो अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी वर्चुअल और सीधा इरेक्ट सीधा होगा। आपको बता दूं कि अवतल लेंस का उपयोग मायोपिया यानी अगर किसी को निकट दृष्टि दोष बीमारी हो जाती है तो उसमें जो प्रयोग होता है वो अवतल लेंस का ही किया जाता है, क्योंकि जो दूर के देखने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। तो अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। पूछा जाए किस बीमारी में इसका प्रयोग, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा मुख्य रूप से कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। इसका जो राइट आंसर है वो है वास्तविक और उल्टा बनता है कॉनकेव लेंस में। और आपको बता दूं कि उत्तल लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सामान्यतः वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु को लेंस के बहुत करीब रखा जाता है तब ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये थोड़ा सा अपवाद है इसका। बाकी बता दूं कि उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जो विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शन समांतर, ऑप्शन बी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन सी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रेणी क्रम। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपको बता दूं कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में यानी इसके अलावा इसे भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। आपको बताऊं कि एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इससे रिलेटेड 3-4 फैक्ट हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को कैसे जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा और किसी श्रेणी क्रम में या पूछा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए भी किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लाया जाता है या लगाया जाता है? आपके ऑप्शन समांतर क्रम में, ऑप्शन श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी वृत्ताकार क्रम में, ऑप्शन डी है दोनों, श्रेणी और समांतर। इसका जो राइट आंसर है वो है समांतर क्रम में।
वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, जिसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यह परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के उपकरण जैसे पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज को किस क्रम में लगाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी क्रमिक क्रम में, ऑप्शन डी है यादृच्छिक क्रम में। इसका जो राइट आंसर है वो है समांतर क्रम में। घरों में जितनी पंखा चल रहे हैं, टीवी है, बल्ब है, फ्रिज है, इन सब को आपको समांतर क्रम में लगाना होता है, ताकि किसी एक उपकरण के खराब होने पर बाकी उपकरणों की बिजली आपूर्ति बाधित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना रहता है? अब तक हजारों बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विद्युत जो है बल्ब, इसका किस धातु से बना होता है? आपके ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर वो टंगस्टन। टंगस्टन जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो इसका बना रहता है, और क्योंकि इसका गलनांक है बहुत उच्च होता है, टंगस्टन धातु को W द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस जो आयरन होता है और हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? आपसे पूछा विद्युत प्रेस और हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है तांबा का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम का। इसका जो राइट आंसर है वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना रहता है विद्युत प्रेस और हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो, याद रखिएगा। नाइक्रोम जो उच्च तापमान पर भी आसानी से पिघलता या ऑक्सीकृत नहीं होता है, दैट्स द रीजन कि उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम किन धातुओं से की मिश्र धातु है? आपके ऑप्शन है निकेल 80% और क्रोमियम 20%, ऑप्शन में निकेल 50% और तांबा 50%, ऑप्शन सी क्रोमियम 80% और निकेल 20%, और ऑप्शन डी है लोहा 80% और क्रोमियम 20%। इसका जो राइट आंसर है वो है निकेल 80% होता है और क्रोमियम है वो 20% होता है। आप नाम से ही थोड़ा सा सोच सकते हैं, नाइक्रोम तो ना फॉर निकेल और क्रोम फ्रॉम क्रोमियम, तो निकेल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन है नाइक्रोम, जो कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, आयरन गैस का, ये सब चीज़ें इससे ही बनाई जाती हैं, और इसी कारण इसका जो नाइक्रोम Ni+Cr है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना या ग्लेशियर के नीचे से पिघलना क्यों संभव होता है? आपके ऑप्शन दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन में दाब घटने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन सी है दाब का बर्फ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऑप्शन डी है घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। इसका जो राइट आंसर है वो है दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ पर स्केटिंग करना और ग्लेशियर के नीचे से पिघलना संभव हो पाता है। यही कारण है कि ग्लेशियर के ऊपर की बजाय नीचे से पिघल कर खिसकते हैं, इसका मेन रीजन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही से स्कंदित या कर्डल करने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी दूध को दही में बदलता कौन सा एंजाइम, स्कंदित कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं पेप्सिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी रेनिन और ऑप्शन डी केसिन। इसका जो राइट आंसर है वो है रेनिन। रेनिन एंजाइम्स के द्वारा दूध को दही में स्कंदित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही एंजाइम्स पूछे छोटे बच्चों के पेट में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, तो रेनिन एंजाइम्स ही पाया जाता है, क्योंकि दूध को पचाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? आपके ऑप्शंस हैं रेनिन करता है, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है एमाइलेज और ऑप्शन डी है पेप्सिन। इसका जो राइट आंसर है वो है पेप्सिन। भोजन में मौजूद जो प्रोटीन का जो पाचन करता है वो पेप्सिन करता है, क्योंकि पेप्सिन आपका एंजाइम्स है वो भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने का कार्य करेगा। एक आमाशय स्टोमक में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारी लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है? आपके ऑप्शन है टाइलिन को, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। इसका जो राइट आंसर है वो है टाइलिन। टाइलिन को हमारी लार के द्वारा तोड़ा जाता है एंजाइम्स को, जिसे स्टार्च तोड़ता है। बता दूं कि टाइलिन एंजाइम्स लार जो सलाइवा है में पाया जाता है और ये भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। पूछा जाए कि पाचन कहाँ से शुरू स्टार्ट हो जाता है, तो मुख गुहा से, यानी मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके ऑप्शन है लैक्टोज, ऑप्शन बी कैसिन, ऑप्शन सी है कैरोटीन और ऑप्शन डी है कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है वो कैसिन। कैसिन के कारण दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है, याद रखें। जबकि दूध की शुद्धता मापने के लिए जो प्रयोग होता है उसे लैक्टोमीटर कहा जाता है, याद रखें, उसे क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। कैसिन कोई एंजाइम्स नहीं बल्कि एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप समूह को संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम बनाए रखने वाली पहला स्थलीय पौधा माना गया है? आपके ऑप्शन है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। इसका जो राइट आंसर है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम में इनमें पाया जाता है। ये पौधे स्थलीय पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने वाले पहले पौधे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नग्न बीजी जो नेक्ड सीड हैं पौधे किस पादप समूह के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है थैलोफाइटा। इसका जो राइट आंसर है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीजी जो नेक्ड सीड्स हैं वो इसी समूह में आते हैं। इनमें फूल नहीं लगते, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल एलिगी पादप जगत के किस समूह में आते हैं? यानी एलिगी जो हैं वो किस में आते हैं? आपके ऑप्शन है थैलोफाइटा, ऑप्शन ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। इसका जो राइट आंसर है वो थैलोफाइटा। शैवाल जो है एलिगी है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इस समूह के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का वैचर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन थैलोफाइटा को, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। इसका जो राइट आंसर है वो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का वैचर कहा जाता है। इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जाइलम, ऑप्शन बी पैराकाइमा, ऑप्शन डी कोलेकाइमा, ऑप्शन डी है फ्लोएम। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोएम। पौधों में जो भोजन पहुंचाने का काम करेगा वो फ्लोएम करेगा, जबकि पानी पहुंचाने का काम जाइलम करेगा। याद रखिएगा ये फैक्ट। फ्लोएम जाइलम दोनों संवहनी ऊतक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लोएम और जाइलम दोनों कैसे ऊतक हैं, तो संवहनी ऊतक हैं जी। पूछा जाए जल कौन पहुंचाता है, तो जाइलम। पूछा जाए भोजन किसके द्वारा किया जाता है संवहन, तो फ्लोएम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्लोएम का, ऑप्शन बी पैरेकाइमा, ऑप्शन सी है जाइलम और ऑप्शन डी है स्क्लेरेकाइमा। इसका जो राइट आंसर है वो है जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन किया जाता है। इसे जल संवहनी ऊतक भी कहते हैं, जाइलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज और यूकेलिप्टला किस जंतु संघ से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है पॉरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेटेट्रा, ऑप्शन सी है एकाइनोमेडा, ऑप्शन डी है मोलस्का। आपका जो राइट आंसर है इसमें वो है पॉरीफेरा।
या स्पंज है या यूकेर कैप्टुला है वो पॉरीफेरा जंतु संघ में आते हैं। आपको बता दूं कि इन जीवों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनकी उनकी पहचान है। इस संघ के जीव प्राय समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा किस जंतु संघ के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रा किस जंतु संघ के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है पॉरीफेरा के अंतर्गत, ऑप्शन बी है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, ऑप्शन सी है एनेलिडा, ऑप्शन डी है इकाइनोडर्मेटा। इसका जो राइट आंसर है वो है सिलेट्रेटा या निडेरिया के अंतर्गत आता है हाइड्रा, याद रखिएगा। जेली फिश भी इसी संघ का एक प्रमुख उदाहरण है, तो जेली उसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा मछली स्टारफिश किस संघ से संबंधित है। आपके ऑप्शन है पॉरीफेरा से, ऑप्शन बी सिलेट्रेटा से, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा और ऑप्शन डी है इकाइनोडर्मेटा। इसका जो राइट आंसर है वो इकाइनोडर्मेटा संघ में आती है तारा मछली, जो स्टारफिश है वो। इन संघ के जीवों की त्वचा कांटेदार होती है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे के संकरण का उपयोग किया था। आपके ऑप्शन है चने का, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी है गुलाब। इसका जो राइट आंसर है वो है मटर। ग्रेगर मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेंटाइवम, याद रखिएगा पाइसम सेंटाइवम है इसका पीनट्स का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं भैया इसमें फेदोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है क्रोनोमीटर, ऑप्शन डी है सेक्सटेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई का प्रयोग किया जाता है, उसकी गहराई न मापी जाती है। यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा किस पर कार्य करता है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में या जहाज़ों पर सटीक समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फेदोमीटर, ऑप्शन बी क्रोनोमीटर, ऑप्शन सी है सेक्सटेंट और ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर के द्वारा समुद्र या जहाज़ों पर सटीक टाइम मैनेजमेंट या टाइम मेजरमेंट किया जाता है। यह एक नेविगेशन भी है जिससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नेविगेशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फेदोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है क्रोनोमीटर, ऑप्शन डी है सेक्सटेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्सटेंट। कोणीय दूरी मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने के लिए क्रिया की जाती है। समुद्री यात्राओं में इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म रक्त जो वार्म ब्लड वाला जीव है। आपके ऑप्शंस हैं सांप है, मेंढक है, ऑप्शन सी कबूतर है और ऑप्शन डी छिपकली है। इसका जो राइट आंसर है वो है कबूतर। कबूतर एक गर्म रक्त वाला जीव है। मनुष्य कबूतर और मनुष्य गर्म रक्त वाले जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार नहीं बदलता। आपको बता दूं पक्षी और स्तनधारी वर्ग गर्म रक्त वाले होते हैं। इन शॉर्ट सीधा सीधा ये कि स्तनधारी जितने भी हैं वो सब गर्म रक्त वाले होते हैं और पक्षी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड माना जाता है। आपके ऑप्शन है मेंढक, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी है चमगादड़। इसका जो राइट आंसर है वो है मेंढक। मेंढक को शीत रक्त वाला जीव माना जाता है। इसके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लिथियम और ऑप्शन डी है सोडियम। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला तत्व यही है। हीलियम दूसरे नंबर पर, लिथियम तीसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट में हीलियम गैस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके ऑप्शन है हेनरी कवेंडिश के द्वारा, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिश्चियन जी डूबे, ऑप्शन डी है लोकेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है लोकेयर। लोकेयर के द्वारा हीलियम गैस की खोज की गई थी। और ये आवर्त का दूसरा तत्व है और ये एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन जॉर्ज पैलेट, ऑप्शन बी है लोकेयर, ऑप्शन सी है हेनरी कवेंडिश और ऑप्शन डी है मेंडल। इसका जो राइट आंसर है वो हेनरी कवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। याद रखें, यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। जल शोधन में फिटकरी का उपयोग किस प्रक्रिया के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्कंदन में, ऑप्शन बी वाष्पीकरण में, ऑप्शन सी संघनन में, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन में। इसका जो राइट आंसर है वो है स्कंदन। स्कंदन में जल शोधन जो पाया जाता है, फिटकरी का उपयोग जल में मौजूद अशुद्धियों को भारी करके नीचे बैठाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल को कीटाणु रहित रोगाणुनाशक बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन का, ऑप्शन बी क्लोरीन का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन का। इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरीन। क्लोरीन को एकदम कीटाणु रहित बनाने के लिए, रोगाणुनाशक बनाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीनीकरण से जल जनित बीमारियां फैलने का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी है रसधानी, ऑप्शन सी कोशिका तत्व और ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आकार में दृढ़ता प्रदान करता है। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण भी होता है, याद रखें। नेक्स्ट में पादप कोशिका की खोज, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन की, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी है सेलुलोज और ऑप्शन डी है काइटिन। इसका जो राइट आंसर है वो है सेलुलोज। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पूछा जाए कवकों की किसकी बनी होती है? काइटिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में मुख्य रूप से भोजन के भंडारण स्टोरेज के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं पेरेकाइमा, ऑप्शन बी कोलेकाइमा, ऑप्शन सी है स्क्लेरकाइमा, ऑप्शन डी है फ्लोएम। इसका जो राइट आंसर है वो है पेरेकाइमा। पेरेकाइमा पौधे में मुख्य रूप से भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न है, अधातुओं जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में कैसे होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्षारीय होते हैं यानी बेसिक, ऑप्शन बी है अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं, ऑप्शन सी क्या उदासीन होते हैं और ऑप्शन डी अवैधर्मी होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो अम्लीय। अधातु जो नॉन मिनरल्स के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे, तो अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो इस पीडीएफ के लिए इसका जो लिंक है पीडीएफ का, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहें हमारे परिवार एलाइट ज्ञान पर। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू।